नमस्कार। आज के वीडियो में समझते हैं कि जीएसटी क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका क्या फंक्शनिंग है। ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। वस्तु किसे कहते हैं? मार्केट के फॉर्म में वस्तु होता है कि कोई भी सामान जब आप खरीदने जाते हैं तो पैसा देने के बदले आपको कोई फिजिकल चीज़ हाथ में मिले, उसको हम लोग बोलते हैं वस्तु। जैसे आप 100 रुपये लेके गए और आपने 1 किलो दाल खरीदा, 1 किलोग्राम दाल खरीदा, तो वो हो गया वस्तु। दाल जो है वो वस्तु हो गया, तो मतलब आपने वस्तु खरीदा। और सेवा का मतलब होता है जिसमें कि आपको सेवा का अनुभव हो। जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट, वो एक सेवा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे आपको टीचर पढ़ाते हैं, कोई फिजिकली सामान तो आपको नहीं लेके दे देते। बस की सेवा है, ट्रेन भी सेवा है, एयरलाइन भी सेवा है, डॉक्टर है वो भी सेवा है, वकील है वो भी सेवा है। मतलब सर्विस का मतलब होता है सेवा। पैसा देने के बाद आपको सेवा मिले, वो है आपको सर्विसेज। आप किसी होटल में रुकते हैं, वो भी सेवा है। और वस्तु का मतलब है कि जहां पर आपको पैसा देने के बाद कोई सामान मिले, फिजिकली आपको कोई सामान हाथ में आए, उसको हम लोग बोलते हैं वस्तु। मार्केट के सेंस में यही होता है, वस्तु और सेवा। तो इसी वस्तु और सेवा पर जो टैक्स लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसी को हम लोग बोलते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो हमारा टैक्स होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स के अंदर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये दो तरह का टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? जैसे आपका इनकम टैक्स हो गया, इसके बाद इसमें आता है कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है। उसके बाद आपको आता है इसमें एक गिफ्ट टैक्स, ठीक है। तो ऐसे ही बहुत टाइप का टैक्स होता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या आता है? वो आता है जैसे आपको कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट। ये आपने सुना होगा, पहले वैट बहुत चलता था, वैट। तो इसमें होता क्या है, जैसे कस्टम ड्यूटी है, विदेश से कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया तो कस्टम ड्यूटी हो जाएगा। एक्साइज ड्यूटी, हम इंडिया के अंदर ही कोई सामान बन रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती थी वो हो गया आपका एक्साइज ड्यूटी। सर्विस टैक्स हो गया, उसके बाद आपका सेल टैक्स हो गया, फिर आपका वैट हो गया। ऐसे मिला करके 17 टैक्स था पहले, 17 टैक्सेस, ठीक है। इसी 17 टैक्स को मिला करके जो है वो आपको एक कर दिया गया और वो हो गया आपका जीएसटी। तो जीएसटी क्या है? बेसिकली आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में कोई चेंजिंग नहीं है, डायरेक्ट टैक्स आज भी आपको वैसे ही देना है, वैसे ही सारा सिस्टम है उसका। लेकिन जो जीएसटी है वो आपको 17 तरह का जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसको एक यूनाइट करके, उसको एक करके, उसका इंटीग्रेट करके आपको एक टैक्स कर दिया गया और उसका नाम दे दिया गया जीएसटी। अब इसमें जो है वो स्लैब होता है, इसका टाइप होता है, वो समझते हैं। अब देखिए, पहले क्या है कि जीएसटी देना किसको है, पहले वो समझ लेते हैं। सबसे पहले 3 कंडीशन है। पहला है कि अगर आपका जो आप कोई बिजनेस कर रहे हैं उसमें अगर आपका टर्नओवर, प्रॉफिट की बात नहीं, टर्नओवर, अगर आप रिटेलर हैं तो अगर आपका 20 लाख है इन केस ऑफ रिटेलर, और अगर 40 लाख है इन केस ऑफ सप्लायर, ठीक है, तो आपको जीएसटी देना है, मतलब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। दूसरा क्या होता है, आपका किसी दूसरे राज्य से अगर आप व्यापार कर रहे हैं, जैसे आप यूपी में रह रहे हैं और आप व्यापार कर रहे हैं राजस्थान से, 1 रुपया का भी आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको उसमें टैक्स देना है, ठीक है। तो इंटर स्टेट अगर आपका बिजनेस है तो आपको टैक्स देना है। तीसरा होता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स मतलब ऑनलाइन सर्विसेज, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, इस सब में भी अगर आपका काम है तो आपको इसमें टैक्स देना है। तो ये 3 तरह का जो सिस्टम है, इसमें अगर आप आते हैं तो आपको जीएसटी के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है और आपको जीएसटी का टैक्स जो है वो आपको देना है। 20 लाख है रिटेलर के लिए, 40 लाख है सप्लायर के लिए। ये आपका टर्नओवर है। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने कहीं पे 20 लाख का सामान मंगवाया, कहीं से भी, ठीक है, और मैंने उसको जब बेचा तो मुझे उसमें मिल गया 24 लाख।
तो 4 लाख मेरा प्रॉफिट हुआ, उससे फर्क नहीं पड़ता है प्रॉफिट कितना हुआ। 20 लाख का सामान मंगवा लिया ना मैंने, तो मुझे जीएसटी का रिटर्न फाइल करना है। वो टैक्स लगता है नहीं लगता है वो अलग बात है, ठीक है। तो 20 लाख हो गया रिटेलर के केस में और 40 लाख हो गया सप्लायर के केस में। इसके बाद समझते हैं जीएसटी के क्या टाइप्स हैं, यहीं पे मेन है और इसी को समझना है। जो आपका जीएसटी होता है, इसका होता है, पहला होता है आपका सीजीएसटी, ठीक है। उसके बाद होता है एसजीएसटी, उसके बाद होता है यूटीजीएसटी, इसके बाद आपका होता है आईजीएसटी। देखिए इस 3 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आराम से समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम होता है आईजीएसटी के अंदर। ये कॉन्सेप्ट जो है वो अभी भी बहुतों को क्लियर नहीं होता है और इसी वजह से जो है वो जीएसटी को समझ नहीं पाते हैं, तो जीएसटी का विरोध करने लग जाते हैं। इसको पार्ट बाय पार्ट समझिए, अच्छे से समझ में आएगा। पहला देखते हैं सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब होता है सी से सेंटर, जीएसटी से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सी का मतलब हो गया सेंटर, मीन्स केंद्र सरकार, जो टैक्स केंद्र सरकार को जाए वो हो गया सीजीएसटी। एसजीएसटी का मतलब स्टेट जीएसटी, जो टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को जाए वो आपका हो गया एसजीएसटी। यूटीजीएसटी मीन्स यूनियन टेरिटरी, वैसे राज्य जो कि केंद्र शासित हैं, जैसे आपका चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली है, पौंडीचेरी है, जम्मू एंड कश्मीर है, तो ये जो है ये आपका केंद्र शासित है। तो यूटी का भी तो जीएसटी होगा। जो आपका यूटी है वो अपना खर्चा कैसे निकालेगा, वहाँ की सरकार कैसे खर्चा निकालेंगी, तो वहाँ जो टैक्स लगता है वो आपका हो गया यूटी जीएसटी। अगर कोई भी राज्य सरकार जो टैक्स ले रही है वो हो गया आपका स्टेट, और वही टैक्स कोई केंद्र शासित प्रदेश ले रहा है तो वो हो गया आपका यूटी। तो ये इसका बस नाम चेंज होता है और कुछ नहीं है, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी। और आईजीएसटी जो है वो आपका होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, इसको भी विस्तार से समझते हैं। अब इसमें समझिए कि जो आपका जीएसटी है उसमें स्लैब्स बना हुआ है, जैसे 0%, 12%, 18%, 28%, इस तरीके से। तो क्या है वो समझिए। जैसे मान लीजिए किसी भी सामान पे आपको 18% टैक्स है, 18% जीएसटी है मान लीजिए, ठीक है। अभी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर हो जाए कि सीजीएसटी और एसजीएसटी होता कैसे है। क्योंकि शुरू में क्या हुआ था ना, जैसे कि हुआ क्या था, अब सरकार ने कहा कि किसी सामान पे 5% टैक्स लगेगा। लोग क्या समझ गए कि अरे 5% सेंटर भी ले जाएगी, 5% स्टेट भी लेगा, मतलब टैक्स तो हमारा 10% लग गया एक ही सामान पे। और इसी हिसाब से 28% टैक्स है तब, तो 28% ये ले जाएगी, 28% ये ले जाएगी, कितना टैक्स हो जाएगा, 56% टैक्स हो जाएगा। ऐसा थोड़ी नहीं है, तो ऐसा नहीं है, इसको समझिए अच्छे से। अगर मान लीजिए किसी भी सामान पे 18% जीएसटी है, इसका मतलब होगा कि आपका जो उस पर सीजीएसटी है, मतलब सेंटर का जो जीएसटी है वो और स्टेट का जो जीएसटी है वो, इसमें ये 18% बटेगा बराबर बराबर हिस्सों में, ठीक है। बराबर बराबर हिस्सों में आपका जो एक जीएसटी है वो बटेगा केंद्र और राज्य के अंदर। तो कितना हो जाएगा, 9% ले जाएगी सेंटर और 9% ले जाएगी स्टेट। ये चीज़ है। 18% जीएसटी का मतलब हुआ कि 9% जो है उसका हिस्सा वो सेंटर का है और 9% जो है वो स्टेट का है। सेंटर का हिस्सा तो हर कंडीशन में रहना ही रहना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जीएसटी का जो है बंटवारा कैसे होता है केंद्र और राज्य के बीच में। आपको 18% देना है तो मतलब आपको 18% ही देना है। ऐसा नहीं है कि 18% आपको सेंटर के लिए अलग दे देना है और 18% आपको राज्य के लिए अलग दे देना है, ऐसा नहीं है। आपको एक ही बार 18% देना है और ये अब सेंटर का काम है, स्टेट का काम है कि वो अपने में बांटेगी। वो आपको बांटती कैसे है, 9% का। अगर किसी पे 28% जीएसटी है तो वो 14% चला जाएगा सेंटर के पास, 14% स्टेट के पास। 5% जीएसटी है तो 2.5% सेंटर के पास, 2.5% स्टेट के पास। तो यही फंडा होता है इसके बटने का। तो आपको समझ में आ गया, सीजीएसटी सेंटर का फंड, एसजीएसटी स्टेट का फंड, और यूटी जो है वो अगर यूनियन टेरिटरी है वहां पे अगर कोई कारोबार हो रहा है तो वहां पर जो राज्य का जो खर्च होगा, राज्य का जो टैक्स होगा, वो आपको यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाएगा। इसीलिए वो होता है, चूंकि वो यूनियन टेरिटरी है, इसलिए वहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स होगा उसको हम लोग यूटी जीएसटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरी जीएसटी बोलते हैं। जैसे अगर आप दिल्ली के अंदर कोई सामान खरीदेंगे और उस पर अगर मान लीजिए कि 10% टैक्स लगता है जीएसटी में, 10 नहीं लगता, जीएसटी मान लीजिए 12 का है, ठीक है, 12% टैक्स अगर लगता है जीएसटी में, तो वहां पे क्या होगा कि आपको बिल में लिखा हुआ मिलेगा कि CGST 6% एंड UTGST 6%।
दिल्ली के अंदर। और यही अगर आप यूपी के अंदर लेंगे तो क्या होगा, वहां पे आपको लिखा मिलेगा CGST 6% एंड SGST 6%। ठीक है, तो यही होता है यूटी और SGST। अब जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन था जीएसटी के अंदर, जहां पे सबसे ज्यादा बवाल मचा था, वो था आपका IGST के अंदर, इंटीग्रेटेड जीएसटी के अंदर। इसको मैं प्रयास करूंगा आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे अब देखिए कैसे काम करता है IGST, इसलिए मैं इसको एक अलग से समझा रहा हूं आपको। IGST तो इसका नाम होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड का मतलब क्या हो गया, इंटीग्रेशन जिसको बोलते हैं, मींस समाकलन, समाकलित करना, यूनाइट करना किसी भी चीज को। जैसे दो चीज है उसको एक साथ मिला दिया तो उसको हो गया यूनाइट करना या इंटीग्रेट करना, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। इसका एक नाम और है जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, वो नाम इसका क्या है, डेस्टिनेशन जीएसटी। डेस्टिनेशन जीएसटी का मतलब क्या हुआ, डेस्टिनेशन का मतलब क्या हुआ, जहां पे सामान पहुंच रहा है। मींस ऐसा जीएसटी जो कि डेस्टिनेशन पे लगे, उसको हम लोग बोलेंगे IGST। ठीक है, IGST और इंटीग्रेटेड जीएसटी एक ही है, बस नाम डिफरेंस है। ठीक है, अब ये होता कैसे है वो समझिए। अभी मैंने आपको बताया जैसे किसी भी सामान पे 18% टैक्स लग रहा है, तो 9% सेंटर का हो गया, 9% स्टेट का हो गया। लेकिन ये कब होगा, अगर कोई भी सामान मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में बन रहा है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश में ही वो सामान बिक गया और उस सामान पे टैक्स था 18% का, तो इसमें से CGST 9% सेंटर के पास चला जाएगा और SGST 9% यूपी गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये सामान यूपी में बना और ये आ गया आपको कहाँ, बिहार के अंदर, तब क्या होगा, यहीं पे काम करता है आपका IGST, इसी जगह पे काम करता है आपका इंटीग्रेटेड जीएसटी। अब यहाँ पे देखिए क्या कंडीशन होगा। अब यूपी वाला कहेगा, यूपी की जो गवर्नमेंट है वो कहेगी टैक्स हमको भी चाहिए 18%। बिहार वाला कहेगा कि भाई टैक्स हमको भी चाहिए 18%। क्यों चाहिए, मेरे यहाँ बिक रहा है। यूपी वाला कहेगा क्यों चाहिए, मेरे यहाँ बन रहा है। इसी झगड़ा को ख़त्म करने के लिए ये कानून लाया गया कि इंटीग्रेटेड जीएसटी जो है वो आपको किसी को नहीं मिलेगा। पहले सीधा का सीधा जो 18% है वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, केंद्र सरकार के पास। कोई भी सामान यूपी में बना और अगर वो सामान यूपी से बिहार में आया है तो उस पर लगने वाला, आई रिपीट, अगर कोई भी सामान यूपी में बना, यूपी में बनने के बाद वो सामान अगर बिहार में आया है तो उस पर जो लगने वाला टैक्स होगा, उस पर जो लगने वाला जीएसटी होगा, उसका पूरा का पूरा पैसा केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से ले लेगी। ठीक है, यूपी में सामान बना, सारा का सारा टैक्स का पैसा केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सरकार से ले लेगी। ठीक है, मतलब 18% जो है वो सेंटर के पास आ जाएगा। अब क्या होगा, इस 18% में से 9% जो होगा टैक्स वो अपना सेंटर अपने पास रख लेगी, क्योंकि सेंटर का तो हिस्सा मिलना ही मिलना है। अब भाई केंद्र सरकार तो पूरे राज्य में है ना, अब केंद्र सरकार तो पूरे देश में है, तो पूरा देश ही केंद्र का है, तो केंद्र का तो हिस्सा मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो 9% केंद्र अपना रख लेगा। अब बच गया 9%। ये जो आपका 9% है, यहां पे समझिएगा अच्छे से, ये जो आपका 9% टैक्स बच रहा है 18% में से, ये टैक्स केंद्र सरकार दे देगी बिहार सरकार को और यूपी गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिलेगा। ये दे देगी बिहार सरकार को। क्यों देती है, उसका रीज़न है कि बिहार के लोग कंज्यूम कर रहे हैं, बिहार के मार्केट में वो सामान आया है, बिहार के मार्केट में वो सामान बिका है, इसलिए टैक्स जो है जीएसटी का बचा हुआ 9%, मीन्स जो आपका 18% किसी सामान पर टैक्स लगा है उसका बचा हुआ 9%, सेंटर का हिस्सा के बाद जो बचा हुआ टैक्स का पैसा है वो चला जाएगा आपको उस राज्य के पास जिस राज्य में सामान बिका है। जैसे यहाँ पे 18% में से 9% सेंटर ने रख लिया और 9% जो टैक्स बचा था वो सेंटर ने दे दिया बिहार को, क्योंकि बिहार के पास सामान जो है वो बिका है, बिहार के लोगों ने इसको कंज्यूम किया है। तो अब ये हो गया आपका IGST। IGST यही होता है, जब कभी भी कोई भी सामान किसी एक राज्य में बनने के बाद स्टेट चेंज करता है तो जहाँ पर वो सामान बिकता है, जहाँ पे वो सामान बिकता है उस राज्य को SGST वाला शेयर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब इससे फ़ायदा क्या है वो आप देखिए।
इससे दो फायदा हो गया। पहला फायदा क्या है कि सामान का दाम एक रहेगा। जैसे अब यूपी में सामान बना ना, यूपी में सामान बना, इसके बाद क्या होगा, बिहार सरकार जो है उस सामान पे टैक्स लगाएगी, मान लीजिए 5%, ठीक है। और यही सामान अगर चला जाएगा आपको राजस्थान में बिकने के लिए, तो राजस्थान इस पर टैक्स लगा देगा मान लीजिए 10%। तब इससे क्या हो गया, बिहार में वो सामान सस्ता मिलेगा, यूपी का ही बना हुआ सामान है, बिहार में वो सामान सस्ता मिलेगा और राजस्थान में महंगा मिलेगा। तो एक देश के अंदर जो आपका सामान है उसका दाम डिफरेंट हो गया ना, एक ही जगह महंगा एक ही जगह सस्ता। लेकिन IGST के आने से क्या हो गया, पूरे देश में एक सामान टैक्स, क्योंकि यहाँ पर 18% का स्लैब है, 18% मान लीजिए इसमें सामान है या 28% सामान है, तो 28 का 28% तो सेंटर ले लेगा सीधा। और सेंटर भाई वही बात है, 28 में से 14% अपना रखेगा, 14% उसी राज्य को देगा जहाँ पे वो सामान बिका है। पहला हो गया। दूसरा फायदा क्या है, इससे अभी आपको इसका फ़ायदा नहीं पता चलेगा, लेकिन आने वाले 30-40 साल में हमारे देश के अंदर विकास एक जैसा होगा, डेवलपमेंट जो है वो एक जैसा होगा। क्यों होगा वो मैं भी आपको समझाता हूँ। अब जैसे देखिए, ये हमारा भारत है, ठीक है, मान लीजिए ये हमारा भारत है। अब इसमें यहाँ का जो हिस्सा है, यहाँ के गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा था, इस वजह से इन्होंने टैक्स कम कर दिया, कंपनी सारी यहाँ आ गई, सब कंपनी यहाँ आ गई। तो जहाँ पे कंपनी आ जाएगी वहाँ पर तो विकास होना ही होना है, लोगों को रोज़गार मिलेगा, बहुत सारा सिस्टम वहाँ पे अच्छा हो जाता है, कंपनी अपने हिसाब से चीज़ों को वहाँ पे अच्छे से कर देती है, ठीक है। तो यहाँ का विकास हो जाएगा, यहाँ का डेवलप हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे मान लीजिए अगर गवर्नमेंट ने कम टैक्स नहीं लगाया हुआ है, ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ है, तो यहाँ पे कंपनीज कम जाएंगी, तो ये आपका डेवलपमेंट कम होगा। लेकिन IGST के आने से कंपनी ये सोचेगी कि मैं कहीं भी रहूं, मुझे तो एक सामान ही टैक्स दे देना है। अब मान लीजिए हम यहाँ पर महाराष्ट्र में बना करके सामान को बेचने जाएंगे हम आसाम के अंदर, तो मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कितना आ जाएगा, बहुत खर्चा आ जाएगा। इससे अच्छा है जब हमको एक ही टैक्स देना है, एक ब्रांच यहाँ लगा दो और एक ब्रांच यहाँ लगा दो। इससे क्या होगा, कंपनी का भी फ़ायदा है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच गया, और हमारा क्या फ़ायदा है, हर जगह देश में विकास एक जैसा होगा। यहाँ पे कुछ नहीं था, यहाँ भी कंपनी लग गई, तो ये कंपनी इस एरिया को देख रही है, तो यहाँ से यहाँ का विकास हो गया, यहाँ से यहाँ का विकास हो गया, ठीक है। इसीलिए ये जो है आपका GST से विकास एक जैसा होगा। अब GST का रिटर्न कैसे फाइल होता है वो देख लेते हैं। आप एक वर्ड सुने होंगे GST इन, ठीक है। ये क्या है, ये आपको इसके आगे एक नंबर आपको लिखा हुआ मिलता होगा। ये नंबर 15 डिजिट का होता है, 15 डिजिट्स का ये नंबर होता है। इसमें क्या होता है कि जो आगे वाला सबसे पहला जो 2 डिजिट होता है वो आपको स्टेट कोड को बताता है, ठीक है। और जो बीच वाला जो 10 डिजिट होता है वो आपका पैन नंबर होता है, जिस नंबर से आपने अपने कंपनी को, मतलब जिस पैन कार्ड से आपने अपने कंपनी को रजिस्टर्ड कर रखा है, ठीक है। और उसके बाद आपका होता है कंपनी या बिजनेस कुछ भी, उसके बाद आपका होता है लास्ट का जो 3 डिजिट होता है, जैसे मान लीजिए 1A1 है, ठीक है। ये आपका होता है मशीन नंबर। मशीन नंबर का मतलब है कि मशीन अपने आप से एक कोड जनरेट कर देती है यूनिक सा, ठीक है। तो ये 3 जो है ये 3 पार्ट में जो है आपका बना होता है GST का नंबर। अब इसकी क्या ज़रूरत है, इसकी ज़रूरत है जैसे कि आपके पास कार है या आपके पास बाइक है, तो गवर्नमेंट कैसे आइडेंटिफाई करेगी कि ये कार इनका है, ये कार इनका है, कैसे, एक नंबर दे करके। वैसे ही GST में कि किस कंपनी का कौन सा GST है, किस आदमी का कौन सा बिजनेस का कौन सा GST है, वो कैसे समझेगी, तो GST इन से। अब आदमी का भी वेरिफिकेशन है, जैसे पैन नंबर है आपका यूनिक होगा, आधार नंबर है वो आपका यूनिक होगा, वही चीज़ GST नंबर जो है वो भी आपका यूनिक होगा। उसके बाद GSTR होता है, एक आप सुने होंगे GSTR जो है वो आपका GST के रिटर्न को बताता है। जैसे ITR होता है, इनकम टैक्स रिटर्न जिसको बोलते हैं, वैसे ही होता है GSTR, GST के रिटर्न को बताता है। जैसे कि आप GST रिटर्न जब आप फाइल करेंगे तो उसका बहुत सारा फॉर्म होता है, जैसे आपका एक होता है GSTR1, GSTR2, GSTR2A, GST5, GST3A, GST3B, तो ऐसा बहुत सारा होता है,
फॉर्म, ठीक है। अब इसमें आपको कौन से फॉर्म में फाइल करना है जीएसटी, वो आपको आपके सीए के हिसाब से बताया जाएगा। सीए आपको बताते हैं कि आपका किस तरीके का बिजनेस है, कौन सा सेल है, आपने कहाँ कौन सा माल कहाँ बेचा, आपने बेचा खरीदा, तो वो किस फॉर्म में फाइल होगा वो आपको सीए का काम है। लेकिन आप इतना ही समझिए, जीएसटीआर का मतलब है जीएसटी के रिटर्न को भरना, मतलब जीएसटी का रिटर्न सरकार को देना। तो ये होता है जीएसटी नंबर, जीएसटी इनपुट और जीएसटी का रिटर्न। अब समझ लेते हैं जीएसटी के स्लैब्स को। जीएसटी का जो स्लैब होता है उसमें बेसिकली 0% स्लैब, 5% स्लैब, 12% स्लैब, 18% स्लैब और 28% स्लैब। कौन सा गुड किस स्लैब में आएगा ये सरकार निर्धारित करती है। लगभग इसमें आपको मान के चलिए 1200 के आसपास, 1200 के पास आइटम है। तो सारा तो मैं यहाँ बता नहीं पाऊँगा, लेकिन इसका जो बेसिक है वो मैं बता देता हूँ। रोज़मर्रा की चीज़ें, सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें सबसे कम स्लैब में होंगी, जैसे दूध है, दही है, ये सब चीज़ पे टैक्स नहीं लगेगा, 0% में है। इसके बाद थोड़ा सा ऊपर चलिए, वो 5% में आएगा। उसके ऊपर जाइएगा तो 12% में आएगा। उसके ऊपर जाइएगा तो 18% में आएगा। उसके ऊपर जाइएगा तो 28% में आएगा। अब जैसे मान लीजिए कोई आदमी एसी लगाया, तो एसी तो हर आदमी लगाएगा नहीं, वो शौकिया चीज़, अब जरूरी की चीज़ थोड़ी है एसी, तो शौकिया चीज़ है। अब लग्जरी कार आप खरीद रहे हैं, वो भी शौकिया चीज़ है। अब जब शौकिया चीज़ है तो उस पर सबसे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, 28% लगाती है। उसके नीचे आ जाइए, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन है, अच्छा फ़ोन है, तो वो आपको 18% टैक्स में आता है। उसके बाद आपका जैसे कि जूस पीजिएगा, कोल्ड ड्रिंक पीजिएगा, तो वो 12% टैक्स में आता है। तो इसी हिसाब से टैक्स का बाइफरगेट होता है। अब वो सामान जो कि जीएसटी के स्लैब में नहीं आता है, जैसे 3 सामान है बेसिकली। पहला जो होता है वो होता है आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दूसरा होता है आपका अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ठीक है, और तीसरा होता है आपका इलेक्ट्रिसिटी। ये 3 चीज़ जो है ये जीएसटी के अंदर नहीं आता है। अब इसमें पेट्रोल डीजल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का सबसे सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। पेट्रोल डीजल पे गवर्नमेंट बहुत टैक्स लेती है, लगभग डबल ट्रिपल आपको पेट्रोल महंगा हो जाता है। अब इसको गवर्नमेंट जीएसटी में लाएगी या नहीं लाएगी वो तो अलग बात है, लेकिन इसको इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि इससे गवर्नमेंट की आय ज़्यादा होती है। और अगर गवर्नमेंट की आय हो रही है तो उसी पैसे से तो गवर्नमेंट काम भी कर रही है। तो पेट्रोलियम जो है वो जीएसटी के बाहर है। दूसरा है अल्कोहल, इसको तो बाहर रखे ही, उल्टा मैं कहता हूं इस पे 50% टैक्स लगा दे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये जरूरी की चीज़ थोड़ी। अब शराब पी के, अल्कोहल पी के आदमी क्या करेगा, दूसरे के साथ मार पीट, गाली गलौज, समाज को खराब कर रहा है। टोबैको का जितना भी प्रोडक्ट है, सिगरेट पी के क्या फ़ायदा होता है, पान पराग खा के क्या फ़ायदा होता है। ये जितनी चीज़ें हैं इस सब पे तो 50% टैक्स लगा दे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ये तो जीएसटी के बाहर है, बाहर ही रखे, इसको कभी अंदर लेने का जरूरत भी नहीं है जीएसटी में। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है इस पर भी अभी जीएसटी से इसको बाहर रखा गया है। अब जैसे आप देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल पे एक होता है आपका DS1, मतलब घरेलू सप्लाई के लिए, डोमेस्टिक यूज़, DS1 होता है, DS2 होता है, एक आपका होता है इसमें कॉमर्शियल सप्लाई होता है, मतलब बहुत सारा होता है। कॉमर्शियल रेट अलग होता है, कॉमर्शियल में भी 1-2 कैटेगरी बटा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो भी आपको अभी जीएसटी से बाहर है। तो ये 3 चीज़ जो है वो जीएसटी से अभी बाहर चल रही है। अब जो सबसे बड़ा पेच है जो लोगों को नहीं समझ में आ रहा है और नहीं समझ में आता है वो होता है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। यहीं पे प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा विरोध जो है वो जीएसटी का इसी पर हुआ था। और इसके साथ साथ एक जो मैंने अब आपको बताया स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी, कि अब मान लिया 18% जीएसटी लगता है सामान पे, लोगों को लगा कि अच्छा 18% सेंटर भी ले जाएगी, 18% स्टेट भी ले जाएगी, 36% जीएसटी। ऐसा नहीं होता है। 18% में 9% ही सेंटर लेगी, 9% स्टेट लेगी, आपको 18% ही देना है। वैसे ही एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होता है इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी। अब ये कैसे काम करता है थोड़ा उसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई एक बिजनेसमैन है, 500 रुपये का कोई सामान खरीद के लाया अपने बिजनेस के लिए, ठीक है। इस पे अगर 18% जीएसटी लगता है, 500 का 18% कितना हो जाएगा, 90 रुपया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया ये 590 रुपया। मतलब एक जो सामान बेचने वाला जो रिटेलर है उसको एक सामान कितने का पड़ा, 590 रुपये का, ठीक है। अब वो अपना प्रॉफिट जोड़ता है, 590 में थोड़ी ना बेच देगा। मान लीजिए वो प्रॉफिट जोड़ा 100 रुपये का, भाई 100 रुपये मेरा अपना प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो सामान का प्राइस कितना हो जाएगा, 690, ठीक है। अब इस 690 में
18% जीएसटी फिर जुड़ेगा, यही समझिएगा 18% जीएसटी इसमें फिर जुड़ेगा, क्योंकि जितनी बार आप कोई भी सामान को सेल करेंगे जीएसटी वहाँ पे लगता है, तो 18% आपका जीएसटी लगेगा उसमें। तो 690 रुपये का 18% कितना हो जाएगा, 124 रुपये, ठीक है। तो टोटल पैसा कितना हो गया इसका, 814 रुपया। अब देखिए 500 रुपये का सामान था, 18% जीएसटी जो है रिटेलर ने खुद को पे किया, मतलब खुद पे किया, तो वो सामान हो गया टोटल 590 रुपये का रिटेलर के पास। रिटेलर को जो टोटल खर्चा लगा कोई सामान खरीदने में वो 590 रुपये का लगा। उसके बाद उसने 100 रुपये अपना प्रॉफिट जोड़ा, तो वो हो गया 690 रुपये का। अब 690 रुपये का तो उसका अपना प्रॉफिट जोड़ के हुआ। फिर जब वो उसको सेल कर रहा है तो चूंकि वो सामान 18% जीएसटी के कैटेगरी में आता है, इसीलिए फिर से 18% जीएसटी लगेगा। तो 690 रुपये का 18% 124 रुपया हो गया। टोटल सामान हो गया कितने का, 814 रुपये का, ठीक है। अब यहीं पे कंफ्यूजन है। अब लोग क्या कह रहे हैं कि सामान तो इतना महंगा हो गया, 2 बार जीएसटी लग गया, यहाँ भी लग गया मेरा जीएसटी, यहाँ भी लग गया मेरा जीएसटी, दोनों पैसा गवर्नमेंट ले लेगी, 124 रुपया भी गवर्नमेंट को दे दे और 90 रुपया भी गवर्नमेंट को दे दे। जी नहीं, यही चीज़ है यहाँ पे। गवर्नमेंट ने तो साफ कहा था कि आप जब जीएसटी रिटर्न फाइल करने जाएंगे, जब मैंने आपको बताया जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल होता है, जीएसटी रिटर्न जब आप फाइल करने जाएंगे तो उसमें कुछ नहीं करना है, आप अपना आउटपुट का जो जीएसटी है उसमें से आप इनपुट का जीएसटी माइनस कर लीजिए। यही लोगों को नहीं समझ में आ रहा था। आउटपुट जीएसटी जो है उसमें से आप इनपुट माइनस कर लीजिए ना, तो आउटपुट कितना हो गया, 124 रुपया, और इनपुट कितना था, 90 रुपया, माइनस कर दीजिए 34 रुपया। तो आपको यहाँ पे कितना जीएसटी फाइल करना है, आपको यहाँ पे 124 रुपया नहीं देना है जीएसटी, आपको 34 रुपया ही जीएसटी देना है, ठीक है। जितने स्टेप पे आप बेचिएगा किसी सामान को, कुछ नहीं है, जितने स्टेप पे बेचते जा रहे हैं उसमें से लास्ट स्टेप में से उसका जो पीछे वाला स्टेप है उसको माइनस कर दीजिए, सिंपल। अब टोटल जीएसटी कितना हो जाएगा, टोटल जीएसटी हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपने 90 रुपया दे दिया था सामान खुद जब आप खरीदे थे तब, और यहाँ से आप कितना जीएसटी देंगे, 34 रुपया, ठीक है। तो आप कितना जीएसटी दिए, टोटल 124 रुपया ही आपको जीएसटी लगा ना, ठीक है। तो आउटपुट में से आप इनपुट माइनस कर लेंगे, तो यहीं पर जितना आपका आएगा उतना जीएसटी, और प्लस में आपका जो सामान आपने खरीदा था उस टाइम पर जो जीएसटी लगा था आपको उतना जीएसटी, ये दोनों जीएसटी को जोड़ेंगे तो आपको टोटल 124 रुपया ही आपको जीएसटी लगेगा। अब आप अपना प्रॉफिट देखिए, जैसे आप कितने में सामान को बेचे थे, 814, आपको खुद वो सामान कितने का पड़ा था, 590, तो आपको कितना हुआ प्रॉफिट, 224 रुपया, ठीक है। लेकिन इस 224 रुपया में 124 रुपया जीएसटी भी है जो आपको रिटर्न करना है गवर्नमेंट को, तो इस 224 रुपया में से आप 124 रुपया जीएसटी रिटर्न कर दीजिए, ठीक है। तो टोटल आपका प्रॉफिट कितना हो गया, 100 रुपये का, 100 रुपया आपका प्रॉफिट हो गया। यही चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन से भी 814 माइनस 590, 224, 224 में से 124 जीएसटी दे दिया और टोटल प्रॉफिट 100 रुपया। 100 यहाँ भी आ रहा है ना मैथमेटिकली, और मैंने आपको यहाँ भी बताया था सामान खरीदने का मुझे यहाँ पे 590 रुपया जो है वो खर्च पड़ा है, तो मैं इसको 100 रुपया प्रॉफिट लेके बेचूंगा, ठीक है। तो यही आ गया ना, 100 रुपया मैं यहाँ प्रॉफिट लेके बेचूंगा और 100 रुपया मैथमेटिकली भी यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि मुझे 100 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। तो यही होता है इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी और जीएसटी का रिटर्न। अब होता है एक, सुना होगा आपने जीएसटीएन, जीएसटीएन, ये क्या है, ये होता है जीएसटी का नेटवर्क, मतलब सारा हिसाब किताब इसी के जिम्मे होता है। कहाँ से जीएसटी आया, कहाँ से जीएसटी नहीं आया, कितना जीएसटी आया, कितना जीएसटी गया, जीएसटी का ऊपर रजिस्ट्रेशन कोई कैसे करेगा, क्या सिस्टम है। तो मतलब टोटल कैलकुलेशन जो है, टोटल नेटवर्क जो है जीएसटी का, वो यहीं से हैंडल होता है। और ये आपकी एक इसकी साइट है, वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, जीएसटीएन का करके, वहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, ठीक है। अब इसका एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं, जीएसटी काउंसिल, ठीक है। जीएसटी काउंसिल जो है वो कैसे काम करता है वो देखिए। किसी भी गुड को या जीएसटी में क्या चेंज होगा रूल में, वो इसी काउंसिल से पास होता है। इसके कुछ मेंबर्स होते हैं, अभी इसमें टोटल 33 मेंबर्स हैं।
अब ये 33 मेंबर कहाँ से आते हैं वो समझ लीजिए। पहला, आपके जो यूनियन मिनिस्टर होंगे फाइनेंस के, मतलब केंद्रीय वित्त मंत्री, केंद्र सरकार के वित्त मंत्री जो होंगे वो होंगे इसमें, और यही इसके हेड भी होते हैं जीएसटी काउंसिल के। दूसरा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, मतलब भारत सरकार में एक तो आपके हो गए कैबिनेट मिनिस्टर फाइनेंस के, दूसरा मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं जिनको आप बोलते हैं राज्य मंत्री। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फाइनेंस में, मतलब फाइनेंस में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे, राज्य मंत्री होंगे फाइनेंस में, वो होंगे, ठीक है। तीसरा, 28 स्टेट्स है तो 2800 राज्य के वित्त मंत्री, तो टोटल 28 राज्य है तो एक एक वित्त मंत्री हर जगह का, तो 28 यहाँ एक एक हो गया, टोटल कितना हो गया 30। 3 जो है वो होते हैं जो कि केंद्र शासित प्रदेश, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पे विधानसभा है, जैसे दिल्ली है, तो ऐसे ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे विधानसभा है वहाँ के वित्त मंत्री। अभी हमारे देश में 3 ऐसी केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पे कि विधानसभा है, तो टोटल हो गया यूटी के कितने हो गए 3, तो आप टोटल जब कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा आपका 33। वित्त मंत्री कौन है अभी हमारी? वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। वित्त राज्य मंत्री कौन है हमारे अभी? वो है आपको पंकज चौधरी। इससे पहले अनुराग ठाकुर जी थे, पंकज चौधरी जी हैं हमारे अभी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, मतलब वित्त राज्य मंत्री भारत सरकार। और ये सब रिपोर्ट जो है वो सारा जब फाइनलाइज हो जाता है, जब ये ओके कर देते हैं यहाँ से जो हमारे वित्त मंत्री हैं, तो उसके बाद वो हमारा चला जाता है किनके पास? हमारे माननीय प्रधानमंत्री के पास, जो अभी हैं आपको श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। तो पीएम के पास फाइनली जाता है, उससे पहले यहाँ पे सारा कुछ ओके हो जाता है। तो यही है आपका जीएसटी काउंसिल। अब समझ लेते हैं जीएसटी इंट्रोड्यूस कहाँ से हुआ था। जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले फ्रांस में, हमारे देश में आया था केलकर समिति की रिपोर्ट से। उसके बाद हम जो मॉडल फॉलो करते हैं वो करते हैं कनाडा वाला। 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में जीएसटी लागू है। सितंबर 2016 है, 1 सितंबर 2016 को जो है वो राष्ट्रपति ने इस बिल पे साइन कर दिया था। और जो हमारा बिल था, जो जीएसटी का बिल था, वो 122वां बिल था जीएसटी, और जो संविधान संशोधन था वो 101वां था। अब थोड़ा ये समझ लीजिए, बिल का मतलब होता है जब कोई सरकार हमारे देश में आती है, केंद्र सरकार जब आती है, और राज्य सरकार के साथ भी होता है। अभी पहले केंद्र का समझ लेते हैं। जो केंद्र सरकार हमारे देश में आती है वो कोई भी नया नियम लाने से पहले, कोई भी नया कानून लाने से पहले विधेयक लाती है, जिसको कि हम लोग बिल बोलते हैं। वो विधेयक जो है वो लोकसभा और राज्यसभा, संसद के दोनों सदनों से पारित कराया जाता है बहुमत से, और पारित होने के बाद वो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी के पास जाता है, और राष्ट्रपति जी जब उस पर अपनी स्वीकृति दे देते हैं तो उसके बाद वो कानून बन जाता है। तो जब तक वो बिल राष्ट्रपति जी के, जब तक उस बिल पर जो भी विधेयक है उस विधेयक पर राष्ट्रपति जी का सिग्नेचर नहीं हुआ है, तब तक वो विधेयक ही रहता है, मीन्स बिल ही रहता है। जब साइन हो जाता है तो वो आपको संशोधन कहलाता है। अब 122वां संशोधन, 101वां संशोधन का क्या मतलब है? 122वां जो बिल था, मतलब जरूरी नहीं है अब हर बिल पास थोड़ी हो जाता है, तो जो आपका बिल की गिनती होती रहती है। तो जीएसटी कितनावा था? 122वां पे था। और जो आपका संविधान संशोधन किया गया था वो 101वां संविधान संशोधन से जीएसटी को इस देश में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो यही है आपका टोटल जीएसटी का फंडा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी से रिलेटेड जितना भी चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो या अगर कोई कुछ क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक से मुझे बताएं, मैं प्रयास करूंगा कि आपको मैं वो क्लियर कर सकूं। तो जो बेसिक था जीएसटी के अंदर वो मैंने आपको बताया है। वैसे तो बहुत सारा होता है इसका, लेकिन एक जो बेसिक है जिससे कि आपको एक आइडिया लग गया कि जीएसटी क्या होता है, और जहाँ जहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन होता है जीएसटी के अंदर में, वो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।